इसके पहले अनुच्छेद 15 तक हुआ था। आज हम लोग अनुच्छेद 16 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 को 6 पार्टों में बांटा गया है। अनुच्छेद 16 एक कहता है राज्य के अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होगा या अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन 16(2) क्या कहता है, वहीं से क्वेश्चन परसों जब आरओ में आया था तो काफी लोगों का गलत हुआ है। यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 16 से करिएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब ये हुआ कि नौकरियों में अगर कोई पद निकला है तो उसके लिए जो भी योग्यता पूरी कर रहा है उसके लिए समानता का अवसर होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को अब व्याख्यायित किया जा रहा है 16 1 2 3 4 5 के तहत। अनुच्छेद 16 एक कहता है राज्य के अधीन नियोजन मतलब नौकरी, नियोजन या नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। मतलब कोई नौकरी निकली है तो उसमें कोई किसी से भेदभाव नहीं हुआ कि आप फार्म नहीं भर सकते, आपके अंदर ये है, फॉर्म निकला हुआ सब लोग फार्म भरिए, जिसके अंदर योग्यता होगी उसको मिलेगा। अनुच्छेद 16 एक कहता है। लेकिन 16(2) क्या कहता है, ये प्रश्न कल आरओ में आया था और बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। तो दिक्कत कहाँ है यही देखिएगा। अनुच्छेद 15 याद हो और 16 मिलाइएगा। उसमें क्या था, वंश है? हाँ, किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, ये था ना। यहाँ पे और 2 पॉइंट बन जाएंगे, निवास स्थान और वंश क्रम, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक, तो कोई नागरिक केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, ये जो 5 पॉइंट हुए ये अनुच्छेद 15 में भी है। अब 2 और हैं, वंश क्रम और निवास स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं घोषित होगा। ठीक, आधार पर यही 2 चीजें हैं, नियोजन या नियुक्ति में अपात्र नहीं होगा। ठीक, ये अनुच्छेद 16(2) कहता है। 16 कहता है नियुक्तियों में सबके लिए अवसर की समानता होगी। 16(1) कहता है राज्य अगर कोई नियुक्ति करता है तो उसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन 16(2) कहता है मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में 5 पॉइंट थे, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, धर्म था। इसमें 2 पॉइंट और बढ़ते हैं, वंश क्रम और निवास स्थान। तो कल वही 2 पॉइंट यही 2 जोड़ दिया था, सब लोगों ने 15 लगा दिया। अनुच्छेद यहाँ गलत हो गया, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, अभी और व्याख्यायित कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो फिर गौर करिएगा। गौरतलब मतलब ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15 के अतिरिक्त 15 के विभेद के प्रतिषेध
के साथ दो और जोड़ दीजिए, वंश क्रम और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है पूरा मामला? कोई नौकरी निकली हुई है, सभी को अवसर समानता है, ठीक है। इन 5-7 पॉइंटों के आधार पर भी अगर इसके आधार पर भी विभेद या भेदभाव नहीं करोगे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। देखिए यहाँ अवसर की समानता की गारंटी है, लोक नियोजन में अवसर समानता की गारंटी दी गई है, ठीक है। ये व्यवस्थाएं यहां ली हो गया। ये जो नियम लागू है ये कहां तक लागू है? तो केवल राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं वहां। अगर संविदा कर्मी है, संविदा मतलब अस्थायी नौकरी है, और निजी नौकरियां हैं तो उसमें ये सब लागू नहीं होगा, ठीक। तो यहां लिख दीजिए ये विधि या कानून, ये विधि राज्य के अधीन नियुक्तियों में लागू, ठीक है। संविदा या निजी नियुक्ति में नहीं। हाँ? ये पूरा जितना ऊपर लिखे हैं वो सब केवल राज्य के लगा है, निजी वाले में नहीं लगा है। कोई भी फैक्ट्री हो तो वो अपने अनुसार रखेगा ना, काहे राज्य के अनुसार रखेगा? निजी चीजें हैं तो वो अपने अनुसार रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि योग्यता का अवसर की समानता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप उसके योग्य ना हो। जैसे आर्मी की भर्ती में विकलांग लोग भर्ती नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि भाई अवसर की समानता है, फॉर्म तो भर सकते हो लेकिन उसकी अलग योग्यता है, आप उसको पूरा करिए। सेना वाले जितने हैं उसमें विकलांग नहीं, विकलांग विकसित ये लोग नहीं भर सकते। तो कुछ क्राइटेरिया लगाई गई है, वो यहां है। तो अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है? कह रहा है कि संसद विधि बनाकर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, समझ रहे हैं, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो है वहां पे निवास की शर्त लागू करेगा। अभी बिहार में डोमिसाइल लग गया है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हो गया है। वो जो 35% सीटें होंगी वहां पे केवल बिहार की महिलाएं ही शामिल होंगी, बाहरी महिलाओं को उसमें अनुमति नहीं है, इसी को कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कौन सा, किस आधार पे? तो क्षेत्र में कौन सा, निवास संबंधी आरक्षण कर सकती है, ठीक। आरक्षण का इसमें दूसरा चीज लिखा है, वो लिखा है कि वहां शर्तें लागू सकते हैं। हम लोग ज्यादातर आरक्षण समझते हैं ना, समझ लीजिए उस राज्य के लिए आरक्षण लग गया तो वहां के लोग ही, वहां की महिलाएं ही वो फॉर्म भर पाएंगी, उसी को कहते हैं डोमिसाइल अंग्रेजी में। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। तो अनुच्छेद 2 का ये अपवाद हो गया, 16(2) का ये जो है 16(2) का अपवाद हो गया। तो यहाँ अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। मामला समझ में आया? अब 16(3) पे आते हैं। 16(3) था नहीं, 16(4) पे आते हैं। इसमें क्या कहा गया कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की नियुक्तियों में कम है या पर्याप्त नहीं है, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकते। मतलब विशेष उपबंध का मतलब होता है आरक्षण कर सकता, सिंपल भाषा में।
किसकी बात कर रहा है अनुच्छेद 16(4)? ओबीसी के। ठीक, समझ में आई बात? तो 16(4) क्या कहता है? राज्य ओबीसी के पक्ष में आरक्षण लिख दे रहे हैं, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। कब कर सकता है? कर सकता है जब राज्य की नियुक्तियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम हो। बात समझ में आई? अगर उनको लगता है कि ओबीसी वर्ग जैसे 100 सीटें हैं तो उसमें ओबीसी का कुछ अनुपात होना चाहिए, उतना नहीं है, कम है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य कर सकता है। ठीक, ये कौन कह रहा है? हाँ, 16(4). अब इसमें दो शर्तें आ रही हैं। एक, क्या होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। पहला क्या शर्त है? पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? प्रतिनिधित्व कम हो। तो दूसरी शर्त क्या है? राज्य के अधीन, नौकरी नहीं कहते, सेवा कहते हैं, सेवा में प्रतिनिधित्व कम हो। समझ में आया? तो प्रश्न पूछे ओबीसी आरक्षण कहाँ है? तो अनुच्छेद 16(4) में है। ये हो गया। अब 16(5) पे आते हैं। इसमें कहा गया है, 16(5) में कहा गया कि अगर कोई धार्मिक संस्था है या सांप्रदायिक संस्था है, उसमें अगर पद निकले हुए हैं, उसकी नियुक्तियों में उस धर्म के लोगों को वरीयता दी जा सकती है। जैसे अभी तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, उसका मुकदमा चला बीच में, उसमें ये था अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो पूरा सिस्टम है, मुखिया होगा वो मुस्लिम ही होगा, तो बीच में मुकदमा चला, भाई केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, राज्य से पैसा आ रहा है, तो कहे मुस्लिम होगा? कोई भी हो सकता है। यहाँ आरक्षण क्यों? तो अनुच्छेद 15(5) यही कहता है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है, धार्मिक मतलब चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी का हो, धार्मिक संस्थान है, उस संस्थान में पदों की नियुक्तियों के लिए राज्य किसी विशेष धर्म के वर्ग को वरीयता दे सकता है। जैसे राम मंदिर है तो वहां पुजारी की नियुक्ति होनी है, तो वो हिंदू धर्म के ही लोगों को नियुक्त करेगा, मुस्लिम को नियुक्त नहीं करेगा। अब मस्जिद, किसी मस्जिद का मामला है, ठीक है, सैयद सालार मस्जिद बहराइच वाली या यहाँ की बाराबंकी वाली, तो वहां मुस्लिम व्यक्ति ही, उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक, यही मामला है। तो छात्र बात करें किसमें? वहां तो बनते ही हैं, हाँ, वहां पे बन ही सकते हैं। जब मुस्लिम संस्थान है उसमें मुस्लिम बनेंगे, वरीयता उन्हीं को मिलेगी, यही तो कह रहे हैं। तो अनुच्छेद 16(5), तो कौन? संविधान लिखिएगा। यह किसी, कौन सा संस्थान? सांप्रदायिक या धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में नियुक्तियों में विशेष वर्ग के व्यक्तियों को वरीयता दे सकता है। ठीक है, यहां वरीयता दी जा रही है, वरीयता दे सकता है या वरीयता देने से नहीं रोका जा सकता। ये है 15(6). अब आते हैं 16(6) पे। 16(6) जानते ही हैं आप,
16(6). तो अनुच्छेद संविधान संशोधन नंबर 103वां संविधान संशोधन कब 2019 में EWS जोड़ा गया। EWS का 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक, ये 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो हो गया इतना। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा था 15(6) पे क्या था। ये जो आरक्षण है, ये जो आरक्षण है ना, ये 16(6) में नौकरी में है और 15(6) में शिक्षण संस्थान में है। आरक्षण व्यवस्था ये नौकरियों में है। ठीक, और जो 15(6) है वो किसमें है, शिक्षण संस्थान। जैसे कहीं एडमिशन लेना है किसी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कहीं भी, वहां पे सीटें सीमित होती ना, इतना जनरल ओबीसी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय कहीं लेना है तो जो सीटें आरक्षित होती हैं उसी। इतना मामला समझ में आया कैसे हो रहा है। अब यहां से आते हैं, फिर वापसी करिएगा अनुच्छेद 16(4) पे। ये कैसे मिला है इसको जानते हैं, यही 16(4) से वापसी करके इसको समझते हैं क्या है मामला। इसको मिटा दे नीचे, 16(4) को ही पढ़ाना है। यहीं से आगे आते हैं। फिर इसमें कहा गया है ओबीसी। हाँ, अब समझिए, मिटाते हैं। यहाँ कहा गया है, तो आप जानते हैं ओबीसी कौन है? हा? कैसे जाने कौन है भाई? उस समय जिस समय ये हो रहा है उस समय कैसे जाने ये है कौन, ओबीसी कौन, या पिछड़ा वर्ग कौन। ठीक, इसका मतलब कौन, पिछड़ा वर्ग कौन, ये प्रश्न आ गया। तो क्या हुआ इसके लिए, प्रथम ओबीसी आयोग गठित कर दिया गया 1953 में। अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर। ठीक, इनको कहा गया भैया जाओ जरा पता करो कि ओबीसी है कौन, पिछड़े कौन है। ठीक, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। मामला समझ में आ रहा है कि इसमें कहा गया है कि ओबीसी का अगर प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में कम है तो इनको आरक्षण दिया जाएगा। अब प्रश्न उठा ओबीसी है कौन, तो एक आयोग गठित हुआ, भाई बताओ कौन है। इसने रिपोर्ट दिया, राष्ट्रपति ने कहा खारिज, आप नहीं सही हो। फिर आते हैं आगे। ठीक, दूसरा आता है 1979 में है, सेकेंड ओबीसी आयोग आता है। इसके अध्यक्ष हैं बीपी मंडल। इसका पूरा नाम है इनका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बिहार के थे भैया। ठीक, इनको दिया गया और इनसे कहा गया कि आप जरा बताओ ओबीसी कौन। तो इन्होंने बताया कौन है ओबीसी, वे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। इन्होंने कुछ तर्क दिए थे। इन्होंने तर्क दिया कि कोई भी सामाजिक जो पिछड़ा हुआ है वो कितना भी अमीर आर्थिक रूप से हो, उसकी इज्जत नहीं होती। समझ रहे हैं, निम्न जाति का कोई भी व्यक्ति अगर उसको पास कितना भी पैसा हो लेकिन समाज में उसकी इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं मिलता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। तो उन्होंने कहा कि इसको आधार बना लीजिए। दूसरा कहा कि शैक्षणिक रूप से,
भारत की आधे से उस समय बहुत सारी जनता अशिक्षित थी, तो शिक्षित नहीं है तब भी इनको पिछड़ा मान लिया जाए। कुछ वर्ग ही पढ़ पा रहे हैं, अन्य वर्ग आज की डेट में भी देखा जाए तो निचला तबका आज भी नहीं पढ़ रहा है, इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद। तो उन्होंने कहा दो आधार बना लीजिए भाई। तो पिछड़ा कौन? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है और जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसको हम पिछड़ा मानेंगे। ठीक है। और ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए? 1980 में। हो गया। अब भैया 1991 में बीपी सिंह ने इसको लागू कर दिया। ठीक। ओबीसी आरक्षण 1991 में लागू हो गया। जब यह 91 में लागू हो गया तो उसके बाद अन्य वर्गों ने भी कहा कि क्या यही पिछड़े हैं, सामान्य या सवर्ण वर्ग में भी बहुत सारे गरीब बचे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तब 1992 में, 1991 में ही, ये 90 था, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुने हैं? इन्होंने ईबीएस, ईबीसी, इकोनॉमिक वीकर क्लास, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इनको 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ईबीसी को 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। यहां ध्यान दीजिएगा, जो इनको हुआ है आरक्षण लागू हुआ, वो 27% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को। जैसे 100 सीटें भर्ती निकली हैं तो उसमें से 27 सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। ठीक। अब भैया जब ये पीवी नरसिम्हा राव ने सवर्ण वर्गों के लिए 10% आरक्षण कर दिया, तब उसके बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा ठीक नहीं है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। है? ये 27% ओबीसी को मिल रहा है, ठीक, 10% जनरल वालों को मिल रहा है। दिया गया था 1991 में, लेकिन ध्यान दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 92 में खारिज कर दिया। ठीक। जब इसको खारिज किया तो फिर क्या हुआ? उन्नीस सौ 92 में एक नई केस हुई, उसका नाम था इंदिरा साहनी केस। कौन सी केस हुई? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। उन्नीस सौ, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां कुछ निर्णय दिए। किसके निर्णय? सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा, ये क्यों दायर हुआ? यही जो मंडल केस आया था, इसी के आरक्षण को लेकर मुकदमा हो गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए। तो क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसपी ने कहा, आरक्षण जो है, आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। समानता का विरोधी नहीं। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। ठीक। दूसरा लाइन कहा कि जाति के आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं।
फिर उन्होंने कहा कि प्रमोशन जानते हैं, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। भाई वहां तर्क था कि जो नौकरी पा गया, नियुक्त हो गया, तो उसकी स्थिति तो ठीक हो गई। तो लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक स्थिति ठीक हुई, आर्थिक स्थिति ठीक हुई, सामाजिक नहीं। इस आधार पर अभी फिर से मिलेगा आरक्षण। ठीक, तो पदोन्नत में आरक्षण नहीं। अगला कहा, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगला, आरक्षण क्या होगा, 50% से अधिक नहीं होगा। अधिक नहीं होगा। आरक्षण का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। अगला, जनरल और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था। क्रीमी लेयर की व्यवस्था आगे आई है, लेकिन नहीं बता दे रहा है। अब इसको समझिए एक एक। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इतने पिछड़े हैं कि सामान्य वर्ग की बराबरी नहीं कर सकते, तो उनको आरक्षण देना समानता का विरोधी नहीं है। दूसरा पॉइंट कहा, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। कुछ जातियां ऐसी हैं वो परमानेंट पिछड़ी हुई हैं, उसमें कोई अगड़ा नहीं है, तो उनको हम आरक्षित कर सकते हैं। तीसरा है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। किसी को भी अगर हम नियुक्त कर दिए तो उसकी स्थिति ठीक हो गई तो उसको हम प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसको समझिए, जैसे 500 सीट निकली है किसी आरक्षित वर्ग के लिए, उसमें से भारतीय आई 500 की और 200 ही लोग हुए, 300 सीट खाली हो गई। तो क्या होगा, अगली बार फिर वो जो वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ जाएगी, या सी मतलब जिस वर्ग की है उसी में जुड़ जाएगी। अब मान लीजिए अगली बार 1000 आई और 300 यहाँ पर, कितना हो गए, 1300। ठीक है, फिर अगली बार जब आएगी तो ये फिर नहीं भरी सीट ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब का ये कहा गया है कि ये अगली बार क्या जनरल सीट बन जाएगी। वही है कैरी फॉरवर्ड। ठीक, 2 राउंड के बाद तीसरी बार उसको क्या कर दिया जाए, जनरल कर दिया जाए, उसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक, आरक्षण का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। मतलब ये हुआ कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो इससे ऊपर आएगा ना, उसकी स्थितियां ठीक होंगी, तो उसका पुनरावलोकन कर दिया जाए। जो फायदा पाया है या जो लाभ की स्थिति जिसकी अच्छी हो गई, उसको हम आरक्षण से बाहर भी कर सकते हैं या आरक्षण को खत्म कर सकते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यही होगा। इसकी बीच बीच में जांच होती रहेगी, इससे कितने लोगों को लाभ हुआ, किसको लाभ चाहिए, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अगला है, जो क्रीमी लेयर है वो केवल जनरल ओबीसी के लिए लागू होगा। आरक्षण की व्यवस्था में ध्यान से देखिएगा तो इसको तोड़ा जा रहा है। जैसे 27% मिला तो कुछ जातियां, पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों ने फायदा ले लिया। अब इसको 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं, 9 9 9। ओबीसी आरक्षण को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, एकदम ऊपर पिछड़ा, मध्य पिछड़ा, निम्न पिछड़ा। ठीक है, तो इसको और डिवाइड किया जा रहा है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है, क्रीम मतलब होता है अच्छी चीजें, तो किसी भी जनरल या ओबीसी में क्रीमी लेयर वह है, पहले 6 लाख थी वार्षिक, अब क्या है 8 लाख रुपए वार्षिक इनकम से अधिक है, वह क्रीमी लेयर में आएगा और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, जिस व्यक्ति की जनरल ओबीसी में 8 लाख से अधिक इनकम है तो वो आरक्षण का लाभ नहीं पाएगा। पहली शर्त, 1000 स्क्वायर फीट का अगर जमीन है उसके नाम पे, तब भी वो आरक्षण का लाभ नहीं पाएगा। उसके माता पिता में कोई एक व्यक्ति ए ग्रेड की नौकरी में हो या बी ग्रेड में हो, 40 साल के पहले ए ग्रेड में प्रमोटेड हो जाए, ठीक, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इतना मामला समझ में है। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग जमीन उमीन लिखाते हैं बड़े लोग, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 999 स्क्वायर फीट लिखाते हैं, या कुछ सामान आप लेते होंगे 999 का ही चलता है, समझ में आया, 1000 में मामला फंस जाएगा।
ठीक, स्क्वायर फीट कम कर देते हैं। 1000 स्क्वायर फीट पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो 999 स्क्वायर फीट है, एक फीट कम कर लेते हैं तो आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। ठीक है, ये क्रीमी लेयर समझ में आया कि बताएं किसको कहते हैं। शर्त जान लीजिए, वही 8 लाख होना चाहिए, 8 लाख से अधिक इनकम नहीं होनी चाहिए 1 साल की। और क्या होना चाहिए, ए ग्रेड की माता पिता कोई ए ग्रेड नौकरी न करता हो, बी ग्रेड में हो लेकिन 40 साल के पहले ए ग्रेड में प्रमोशन ना हो, और 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ना हो, हाँ 8 लाख इनकम ना हो। ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। अब 1985 में एक केस होता है, 85वां संविधान संशोधन आता है, 85वां संविधान संशोधन 2001 में। इसमें क्या कहा गया कि एससी एसटी के लिए प्रमोशन में परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। अब परिणामी ज्येष्ठता क्या है? परिणामी ज्येष्ठता का मतलब हुआ कि एक बार जो ज्येष्ठ माने बड़ा, एक बार जो बड़ा हो गया वो सदैव बड़ा रहेगा। मतलब एक बार प्रमोशन हो गया तो सीनियर बन गया, अब हमेशा आपसे पहले ही वो सीनियर रहेगा। अब सीनियर किसको कहोगे? ठीक, सीनियर किसे कहें? तो सीनियर का मतलब होता है कि सेवा के आधार पर, उम्र के आधार पर नहीं, सेवा के आधार पर। जैसे किसी ने 35 साल पे नौकरी पाई है और किसी ने 85वां संविधान संशोधन 2001 में ये कहा गया है कि आरक्षण के नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता का नियम ये दिया गया। प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता, इसका मतलब ये हुआ, भैया कि एक बार जो सीनियर हो गया वो हमेशा सीनियर रहेगा। जैसे जो प्रमोशन हो गया आप उससे जूनियर हो, अगली बार प्रमोशन नंबर आएगा तो उसका वो ऊपर जाएगा, तभी जगह खाली होगी, तभी तो आपका प्रमोशन होगा। तो एक बार ज्येष्ठ तो परिणामी ज्येष्ठता का नियम। फिर एक केस आता है नागराज बनाम भारत संघ 2006 में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है ठीक है पदोन्नति में आरक्षण दे दीजिए, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। तो पदोन्नति में आरक्षण से पूर्व 3 शर्तें लागू होंगी। एक अनुच्छेद इतना बढ़िया बता रहे हैं, बड़ा तो भर है, लेकिन रियलिटी में मुख्य परीक्षा लिखित हो गई है। अनुच्छेद 16 पूछेगा तो 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। नहीं पता है, केवल एक लाइन याद करके गए हो तो आपका बस का नहीं है। और बड़ी परीक्षाओं में तो ये खंडवा को मिलवाते हैं। आरओ का पेपर ट्रेलर था। ठीक, तो इसमें 3 आधार दिए गए हैं। पहला कहा गया कि पिछड़ेपन के पर्याप्त आंकड़े लाइए। ऐसे नहीं कि आप कह दिए पिछड़ा है, नहीं, डेटा लेके आइए कितना पिछड़े हैं। और दूसरा क्या है कि उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ठीक, डाटा लेके आइए और दिखाइए कि राज्य की सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक, तीसरी शर्त है जो प्रशासनिक दक्षता है, दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब ये हुआ कि जो शासन है, शासन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी, आरक्षण से शासन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हो गया।
उसके बाद आते हैं, अब ये हो गया संशोधन, तो फिर आते हैं गड़बड़ हो गया, इसके ऊपर एक 77वां संविधान संशोधन है। 77वां संविधान संशोधन 85 के पहले था, 1995 में हुआ है, उसके बाद हुआ है। ये ऊपर हो गया थोड़ा सा, इसको नीचे कर दीजिए, क्रमबद्धता आ जाएगी। तो अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया और कहा गया और SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। इसको देखिए क्रम से, यहां क्या गया, कहा गया है प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, देख रहे हैं इंदिरा गांधी केस में। इसको ठीक करने के लिए 77 लाया गया, ठीक, 77 को और ठीक करने के लिए 85 लाया गया। इसमें कहा गया आरक्षण आ गया। अब आरक्षण में क्या होगा कि एक बार जो ज्येष्ठ हो गया वो हमेशा ज्येष्ठ रहेगा, ये 85वें में आ गया, ठीक। उसके बाद 77 के बाद 81 आएगा, तब 81वां संविधान संशोधन 2000 इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद नंबर 16(4) खा, ये जोड़ा गया 16(4) खा। इसमें कहा गया कि ओबीसी SC ST के आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी या बैकलॉग को मान्यता दी गई, ठीक। और उसमें यह कहा गया, एक पॉइंट ऊपर बताया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है, ठीक। क्या कहा गया देखिए, ओबीसी SC ST के आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी लागू की गई, ठीक है। ब्रैकेट में बैकलॉग को मान्यता, और कहा गया आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। टेक्निकली पॉइंट समझिए, यहाँ क्या कहा गया, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। 77 संविधान संशोधन आया, प्रमोशन में आरक्षण हो गया। फिर कहा गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 81 आया, आरक्षण 50% से अधिक होगा, हो सकता है। फिर इसके बाद आया 85वां संविधान, प्रमोशन में एक बार जो ज्येष्ठ वो हमेशा ज्येष्ठ। उसके बाद नागराज केस आया, मुकदमा दायर हुआ। ये 3 चीजें जोड़ी गई। अब यहाँ पे एक समझिए कि आरक्षण 50% से अधिक कैसे होगा। जैसे 1000 पदों की भर्ती हुई, सिंपल समझिए, तो 27% मतलब 270 सीटें ओबीसी को मिली। पॉइंट क्लियर? इसको यहां समझिए तो समझाते हैं। 1000 की सीट निकली, ओबीसी कितना मिली? 270। ओबीसी को सीट कितनी मिली? अब मान लीजिए उस समय 55 की बात हो रही है, ओबीसी में 17 लोग हुए, 70 लोग हुए, तो बचे कितने? 200। पॉइंट क्लियर है? अगली बार जब 1000 भर्ती आएगी तो उसमें ये 200 जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? हाँ, 1200 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब नहीं, देखिए 1000 भर्ती है तो इसमें आरक्षण कितना है? 500 होना चाहिए है? लेकिन ये कितना हो गई? 1200, या 1000 मान लीजिए, 1000 हो गई तो 500 तो आरक्षण है ना, है? 200 और जोड़ दीजिए, 700 आरक्षण हो गया ना, तो 50% ज्यादा हो गया ना। तो वही कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा हो सकता है।
पिछला वाला बैकलॉग वाला जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो अगर पिछले वाले में जोड़ देंगे तो आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही सीटें हैं, उसी वर्ग की सीटें हैं। पिछली बार नहीं पूरा हुआ तो अगली बार दे दिया जा रहा है, लेकिन फिर अगली बार नहीं होगा तब फिर उसको चेंज कर दिया जाएगा। ये पूरी पॉलिसी है इसकी। हो गया इतना। इसके बाद अंतिम आता है जर्नैल सिंह केस। दो 2018। इसमें कहा गया एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। तब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट, गोला कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये एसटी शेड्यूल कास्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब कि क्रीमी लेयर वाला पार्ट एससी एसटी के लिए लागू नहीं होगा, केवल जनरल और ओबीसी के लिए लागू होगा। ठीक है? चाहे जितना रहे, एससी एसटी पिछड़े हैं ना, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ओबीसी को ही कहा। ओबीसी और जनरल 8 लाख से अधिक इनकम है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एससी एसटी है तो चाहे जितना इनकम हो उनको लाभ मिलेगा। समझ में आया मामला? परिणामी ज्येष्ठता का मतलब, ज्येष्ठता का मतलब समझ, ज्येष्ठ माने बड़ा। टेक्निकल पॉइंट है, समझिए इसको, नहीं तो जान ही नहीं पाओगे मामला क्या है। जैसे कोई 25 साल का है, कोई 35 साल का है। 25 साल वाला लड़का नौकरी पा गया, 35 साल वाला नौकरी पा गया, ठीक है। 35 साल वाला जब नौकरी पाया उसको आज नौकरी करते हुए 4 साल हुए हैं, 25 साल वाले को नौकरी करते हुए 5 साल हुए। तो जेठ कौन? ना 25 वाला, जिसने नौकरी सेवा ज्यादा की है वो ज्येष्ठ होगा, ना कि जिसकी उम्र ज्यादा है। सेवा में उम्र से कोई मतलब नहीं, सेवा के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण यहां होगा। तो परिणामी ज्येष्ठता का मतलब एक बार अगर वो सीनियर है, चाहे 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 1 महीने, 1 साल का हो, अगर वो सीनियर है तो है, जूनियर नहीं हो सकता ना। तो परिणामी ज्येष्ठता समझ में आई बात? क्लियर हो गया। अब एक और, ये जो क्रीमी लेयर शब्द है इस पे एक रामनंदन कमेटी बनी थी, रामनंदन प्रसाद कमेटी। और जो 3-4 बातें बताए हैं वही इसमें है। क्या है? 8 लाख से अधिक इनकम ना हो, ठीक, माता पिता ए ग्रेड नौकरी ना हो, और 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट ना हो, और 40 साल से पहले ए ग्रेड में प्रमोशन ना हो। ये सारी चीजें होती हैं क्रीमी लेयर में। ईडब्ल्यूएस समझ रहे हो कैसे आया है? तो 15 में क्या है? शिक्षण संस्था में है, 16 में क्या है? नौकरियों में है। कितने हो गए? 16 हो गया है ना? 16 हुआ कि नहीं? देखिए क्या है उसमें। हाँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण होगा। हाँ, एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसमें एक चीज जानते रहिए, जो 15/4/15/5 में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है उससे अलग होगा ये वाला, समझ रहे हैं? जैसे उनका मिला के। अब यहाँ एक चीज और जानिए, ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण है? ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% है। टोटल जोड़ोगे तो 49.5% आरक्षण है। हाँ, तो जो ईडब्ल्यूएस है, अब ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने क्या कहा है कि 50% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इसके तहत 10 और जोड़ोगे तो आरक्षण कितना हो गया? 59.5%। ये जो 49% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस वाला उससे अलग होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, एससी एसटी ओबीसी वाले से ये अलग होगा। आरक्षण 50% पार हो जाएगा।
इतना मामला समझ में आया? हाँ, पूरा आरक्षण यही है। अब इसमें दो आरक्षण होते हैं, एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर होता है। ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण इसमें जो पार्ट है, जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, तो सब में 20% महिला के लिए है, 4% विकलांग के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, तो वो क्षैतिज आरक्षण हो जाता है। ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण बता रहे हैं आपको। आरक्षण दो प्रकार के होते हैं। है? ये ऊर्ध्वाधर है। हाँ, और क्षैतिज में आएगा जैसे 27 सीटें हुई 100 में महिलाओं की, ओबीसी की। अब ओबीसी में 20% महिला के लिए चाहिए, तो 27 मान लीजिए 30 सीटें हैं, 3 दूनी 6, 6 सीट महिला के लिए चाहिए। ये हुआ क्षैतिज। समझ में आया? तो उससे अलग हो गया, इतना मिटा दे। अब कुछ बातें और कही गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जोड़ा था, एक समाजवाद शब्द बताया था उन्होंने, उसमें यह है 14, 15, 16 अनुच्छेद को तीनों को इकट्ठा जब पढ़ोगे तो फिर समाजवाद की परिभाषा निकलती है। लिखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16 को मिलाकर पढ़ने पर समाजवाद की परिभाषा निकलती है। ठीक। अब कुछ एक व्यक्ति थे, कुछ और चीजें जान लीजिए। कुछ डाटा है, जान लीजिए। ओबीसी आयोग कब बना था? पहले आयोग की स्थापना 1993। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन संवैधानिक है, कौन वैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है। संवैधानिक, सांविधिक और गैर संवैधानिक, ये प्रश्न पूछा जाता है निम्न में। तो एक पॉइंट याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। जितने भी पार्ट अनुच्छेद में है वो सब संवैधानिक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो भी अनुच्छेद में चीजें लिखी हैं, अगर उसके बारे में पूछता है तो वो कैसे हैं? संवैधानिक संस्था में। जैसे वित्त आयोग 280। ठीक। वैधानिक वे हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, सांविधिक वे हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब बाद में जोड़े गए हैं। और गैर संवैधानिक वे हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तीन चीज होते हैं, संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक। नहीं, हाँ, सांविधिक संविधान संशोधन द्वारा, और संवैधानिक द्वारा, संविधान मतलब पहले से अनुच्छेदों में। असंवैधानिक कोई नहीं होता, गैर संवैधानिक होता। असंवैधानिक मतलब वो सरकार की नजर में उसको बैन कर दिया जाएगा। गैर संवैधानिक होता है जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब गैर संवैधानिक। असंवैधानिक बोल दीजिए तो दूसरी चीज हो जाएगी। ठीक है, गैर संवैधानिक मतलब इनका संविधान में उल्लेख नहीं है कहीं भी। इसको मंत्रिपरिषद ने इकट्ठा होकर एक किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा इसको बना दिया गया है। तो क्या बताइए आपको, ओबीसी आयोग की स्थापना कब हुई? हाँ, और 93। ओबीसी आयोग किस अनुच्छेद में है? 340 में है। एससी आयोग किस में है? तो 338। एसटी को देखोगे तो 338 का या ए। ये कुछ आयोग हैं इनसे संबंधित, इसको लिख लीजिए। ठीक। और एससी एसटी को सरकारी सेवा में आरक्षण कहाँ है? ये सब नहीं जानते हैं तो अनुच्छेद 335 में है। ठीक है, तो आप जब आरक्षण को ध्यान से देखेंगे तो आरक्षण इनको कितने वर्षों के लिए मिला था? 10 साल के लिए। ठीक है, तो हर बार इनको बढ़ाते 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 अभी चल रहा है। 2019 में फिर 10 साल के लिए बढ़ गया।
लेकिन अब की बार जब बढ़ा तो SC ST OBC का तो बढ़ गया, SC ST का, लेकिन एक होता है आंग्ल भारतीय, उनका वाला नहीं बढ़ाया गया, तो वो समाप्त हो गए। ठीक, SC ST का बढ़ा दिया गया लेकिन आंग्ल भारतीय का नहीं बढ़ाया गया। तो अनुच्छेद 335 के तहत ये है। हो गया इतना। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। कौन कहा था? GDH कॉल। ठीक, बस इतना विदेशी है, कौन इतना लंबा नाम याद करेगा? कॉल याद रखिए। हाँ, आंग्ल भारतीय हट गया ना। वे अंग्रेज या ब्रिटिश लोग जो आके भारत में बस गए और यहीं के निवासी बन गए। ठीक, तुमको क्या कहोगे? ये अनुच्छेद 16 था भैया, अच्छे से ढंग से समझिएगा इसको, और इसको एक आध शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा क्रम से याद करवा देंगे। याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। एक बार समझ गए तो भूलोगे नहीं। कुछ शब्द जैसे जो इसमें वीडियो देखेंगे उनको नहीं समझ में आएगा, भैया कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, हम उसको बता देंगे, या तो फोन कर लीजिए, सीधा नंबर है नीचे, टेलीग्राम दिया हुआ है, उसी नंबर ही ढूंढिए, फोन कर लीजिए, बता देंगे। मतलब ये समझ में आया भैया। अब अनुच्छेद 17 पे आते हैं। तो ये सबको पता है, अस्पृश्यता का इतना तो सब रटे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है इसको नहीं। तो पहले तो अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। ठीक, तो सामान्य परिस्थितियों में छुआछूत बैन है, विशिष्ट परिस्थितियों में बैन नहीं। अब कोई बीमारी फैली, कोरोना आ गया, अब रोक दीजिए मत छुओ, तो वहां भाई दिक्कत नहीं है। कोरोना में देखिए एक दूसरे को नहीं छूना है, तो वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली छुआछूत को मान रहे हो वो गलत है। बीमारियों अस्पतालों में छुआछूत चला है, वहां चलेगा। समझ में आ रही बात? अब क्या है ये? तो दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के तहत संसद अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित कर सकती है। ठीक है, तो कर सकती है या की है, दंड विधि का निर्माण करेगी। तो कुछ अधिनियम आए उसको बता दीजिए, समझ जान लीजिए, तब फिर हम बताते हैं। तो अधिनियम जो है, पहला आया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1955 में, पहला अधिनियम आया। 4 अधिनियम आए हैं, उन्हीं को देख लीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसमें हुआ क्या? तो छुआछूत दंडनीय अपराध घोषित हुए। ठीक, अब हुआ क्या इसमें? तो 500 रुपया जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों, ये व्यवस्था कर दी गई। जो छुआछूत को मानेगा वो अब 1955 में 500 रुपये में भैया बहुत बड़ी बात रही। 1955 में 500 रुपये में 500 बीघा खरीद लेते हैं, इतना मूल्य था, तो बहुत बड़ा जुर्माना था। ये मत सोचिएगा आज वाला 500 है, हाँ, उस समय का 500 है। हाँ, अब दूसरा मुद्दा है, उस समय 500 था। समझ रहे हैं कितना कठोर वो हुआ था? और जो मुख्य पॉइंट इसमें और था कि अगर ऐसा कर रहे हो तो भैया चुनाव ना लड़ोगा। एक बहुत ये भी रोक लगी थी
कि जो भी अगर इसको मानता है तो उसको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। हो गया। फिर अगला आया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 आया गया ये। फिर आया एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, ये 1989 में। 1989 इसी को कहा गया SC ST उत्पीड़न अधिनियम। ये अधिनियम है, जानते रहिए, बड़ी परीक्षाओं में पूछ सकता है, छोटे में तो नहीं आएगा। हो गया इतना। फिर 1990 में SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम आया। ठीक। फिर 1995 में 1995 SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम फिर इसी के नाम से आ गया। ठीक। इसमें क्या हुआ, अपराध का निवारण किया जाएगा। ठीक, अपराध के निवारण का प्रावधान किया जाए। इसमें क्या हुआ, राहत और पुनर्वास, जिनका शोषण हो रहा है उनको कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से मिली। इतना हो गया। अधिनियम तो ये थे। अब समझिए छुआछूत है क्या, किसको जानोगे छुआछूत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है और हम गलती कर जाते हैं, तो जानना जरूरी है। पहला है, किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक मतलब जहां सब आ जा सकते हैं या सरकारी संस्थान, वहां पे जाने से रोकना। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, स्कूल, अस्पताल, यहाँ पे सबको किसी को रोकना, ये छुआछूत में आएगा। ठीक। तो सार्वजनिक स्थल पे नहीं रोक सकते। किसी सार्वजनिक पूजा स्थल पर पूजा करने से मना कर देना, इसको भी नहीं मना कर सकते, कहती ये छुआछूत में आएगा। ठीक। पूजा करने से रोकना या छुआछूत को न्यायोचित ठहराना, नहीं सही किया है, ये नहीं कह सकते। छुआछूत गलत है तो गलत है। दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, इन पर भी आप किसी को रोक या छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते हो। ठीक है। अगला, किसी SC ST व्यक्ति को ठेला लगाने, दुकान लगाने, इन सब से रोक नहीं, कुछ बेचने से रोक नहीं सकते हो। हाँ, राज्य सरकार रोक सकती है। अब आप कहिए कि रोड के किनारे बैठ के शराब बेचेंगे, चाटू रख के चरस बेचेंगे, नशीली चीजें नहीं, वो सबके लिए रोक है, आपके लिए भी रोक है। ठीक है। किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर बेइज्जत कर देना, ये भी सही नहीं है। ठीक है। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत को मानना, ये सब छुआछूत या अस्पृश्यता का विरोधी है और इसके तहत सजा का प्रावधान किया गया। इतनी बात समझ में आई। तो छुआछूत के आधार क्या है उसको बताने लिखाने की जरूरत है नहीं, इसको जानते हैं ना छुआछूत क्या है। तो कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको आप जान लीजिए क्योंकि वो पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट हम आपको दिखाते हैं। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता तो मैं उसे ईश्वर के रूप में कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। किसने कहा? SC
नहीं, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा कहा गया, यदि मेरे समक्ष प्रमाणित कर दिया जाए, यदि मेरे समक्ष प्रमाणित कर दिया जाए कि यदि मेरे समक्ष प्रमाणित कर दिया जाए कि छुआछूत हिंदू धर्म का भाग है, कि छुआछूत हिंदू धर्म का भाग है, तो मैं स्वयं को हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा, विद्रोही घोषित कर दूंगा। इसको कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, ये अनुच्छेद 17 के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया गया था। इन्होंने दूसरा कहा, अस्पृश्यता हिंदू समाज का कोढ़ है। इसको भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। ठीक, ये 3 स्टेटमेंट इससे है। अब आते हैं अनुच्छेद 18 पे। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब हुआ कि जैसे पहले देखिए तो बड़े बड़े होते थे, राजा महाराजा बादशाह ना सुल्तान, तो इन सब उपाधियों को राज्य की तरफ से किसी को नहीं दिया जाएगा। ये सब उपाधियां कोई अपने नाम के आगे नहीं लगा सकेगा। ठीक है, इसके आधार पे किसी को विशिष्टता नहीं मिलेगी। तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब अनुच्छेद 18 में आप केवल इतना पढ़े हैं, जब तक पढ़े हैं। हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 18 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला 18(1), 18(1) इसमें कहा गया है राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। कोई उपाधि नहीं देगा, नहीं प्रदान करेगा, नहीं देगा। ठीक, ये सब आप जानते हैं। ये केवल उपाधियों का। अगला ट्रेनिंग देगी, ये SI में सब बहुत पूछा जाता है। ये रिकॉर्ड तोड़ पूछे जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं पूछता क्या है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं, ये विदेशों से उपहार नहीं ले सकते। उपहार या पुरस्कार नहीं ले सकते। ठीक, या इसे सिंपली समझिए, विदेशियों से उपाधि नहीं ले सकते। ये जो है देखिए, ठीक है। अब कैसे इसको समझ लीजिए। महात्मा गांधी जब आए थे तो उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी ना, ब्रिटिश सरकार ने दिया था ना। अब ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई विदेशी आपको उपाधि नहीं दे सकता, ना आप लेंगे। इस पे रोक लग गई है अनुच्छेद 18 का है। 18(3) पे आते हैं। इसमें कहा गया है, ध्यान सुनिएगा इसको। इसमें कहा कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं तो उसमें नागरिक गैर नागरिक दोनों शामिल है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो या ना हो,
अगर भारत के राज्य के अधीन किसी सेवा में है, भारत के राज्य के अधीन किसी सेवा में है, तो वह कोई भी उपाधि नहीं ले सकेगा। अगर लेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से। विदेशियों के लिए लागू है। ठीक। तो तीसरा क्या है? कोई व्यक्ति लिख रहे हैं यहाँ, व्यक्ति मतलब नागरिक और विदेशी दोनों ना। कोई व्यक्ति जो राज्य के अधीन किस पे है? पद। पद मतलब नौकरी होता है। पद मतलब नौकरी। अधीन ऐसा लिखिए, लाभ के पद पर हो, तो वह विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। विदेशी उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, उपाधि नहीं ले सकता। यहाँ पे शर्त लगा लीजिए। क्या शर्त है? राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य। राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब भारत सरकार के अंतर्गत नौकरी कर रहे हो, चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिकी, चाहे ब्रिटिश, इंग्लैंड के हो, कहीं को हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपको कोई उपाधि लेनी है तो आपको भारतीय राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो आप उपाधि नहीं ले सकते। सिंपल बात ये हो गया। 18(4) भारतीय हो या विदेशी, कोई भी हो, भारतीय हो या विदेशी, जो राज्य के अधीन पद या सेवा पर हो, वो विदेशी से उपहार भेंट नहीं ले सकता। जो राज्य के लाभ के पद पर हो, विदेश से उपहार भेंट पुरस्कार नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ले कैसे सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। समझ में आ रही बात? कोई भी पुरस्कार लेना है तो आप राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेंगे। इतना मामला समझ में आया? अब कुछ चीजें जानिए। मामला है 2 जनवरी 1954 का। यहाँ पे 4 पुरस्कार शुरू किए गए। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। ये 4 पद हैं, इसी क्रम में लिखे गए हैं, इसी क्रम में छोटे बड़े हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न, उससे छोटा विभूषण, उससे छोटा भूषण, उससे। अब यहाँ देखिए, भारत रत्न, फिर विभूषण 4 अक्षर का, फिर 3 अक्षर का, फिर 1 अक्षर का। तो क्रमबद्ध कर दीजिएगा इसको। ठीक है, मुकदमा हो गया भाई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं। समझ में आई बात? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं, इसलिए ये मान्य होगा।
तो पुरस्कार का मतलब क्या होता है, उपाधि का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानिए। पुरस्कार का उपाधि का मतलब होता है जो चीज आपको मिली वो अपने नाम के आगे पीछे आप लगा सकते हो कहीं उपसर्ग प्रत्यय के रूप में, लेकिन जो पुरस्कार होता है इसको नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में लागू नहीं करोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, आप जानते हैं, क्या कभी आपने देखा है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? वो अपने विजिटिंग कार्ड रोड पे नहीं छपवा सकते, ये मनाही रहती है। ठीक, इसमें जान लीजिए, पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति नाम के उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले या प्रत्यय मतलब बाद में, नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। ना, तो आप लोग केवल इतने रहते थे कि उपाधियों का अंत, इतना आसानी से अंत नहीं हुआ है, मुकदमा इसमें भी हुआ है। हो गया। तो आपको पता है ये सब किस पे मिलते हैं, 4-5 आधार हैं। सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य। समाज सेवा, ठीक है, विज्ञान, कला और साहित्य। अब मुद्दे की बात समझ लीजिए, यहाँ कुछ चीजें मजेदार हैं, इसको आसानी देखिए। अब मामला एक बार हुआ क्या, सचिन तेंदुलकर को देना था भैया क्या, पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार इन्हीं 4 मुद्दों पे मिलेगा। टेक्निकली समझिए कैसे है मामला। अब सचिन तेंदुलकर को देना है भारत रत्न, भारत रत्न 4 आधार हैं, अब इसमें खेल है ये नहीं है। और सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, खेलते हैं, तो पुरस्कार कैसे दें, मामला फंस गया ना। तो हुआ क्या कि भैया सचिन तेंदुलकर जो खेल रहे हैं इससे समाज क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। समाज क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो उसको इससे क्या हो रही है, समाज की सेवा हो रही है। तब उसमें ये जोड़ा गया खेल समाज सेवा के तहत आएगा, और इसी के तहत उनको पुरस्कार दे दिया गया। हाँ ठीक। तो भारत रत्न मिलता कैसे है, भारत रत्न की सिफारिश कौन करता है ना, की सिफारिश हाँ पीएम करता है, ठीक है। अब वितरित कौन करता है, हाँ भारत रत्न एक वर्ष में कितने लोगों को, हाँ 3 लोगों को, लेकिन अपवाद हो गया है, पिछली बार 5 को मिल गया ना, लेकिन उसमें यही है अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को। पहली बार राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद ना, क्या लोग थे, 3 थे, इनको मिला था। एक केस हुआ था बालाजी राघवन बनम भारत संघ 1995 में, और ये जो अभी पुरस्कार है ये 2 बार नहीं दिया गया, 1977 1992 में। 1977 और 1992 में निलंबित हुआ है। ठीक, हो गया। अब आते हैं, अगला है, ये 4 अनुच्छेद थे स्वतंत्रता का अधिकार, वो समानता का अधिकार। अब आ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से कहां तक है, 19 से 22 तक है, हाँ 19 से 22 तक है ना। ये पूछा गया था भैया आरओ में, जो उस दिन चार्ट बनवाए थे क्रम से पिछले वीडियो में, तो यही क्रम से पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये आया था और यही गलत दिया था। ठीक, अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब कितनी है? 6 प्रकार की है। ठीक, मूल संविधान में 7। ठीक है, अनुच्छेद 19 1 से लेकर 1 का से लेकर 6 तक। हो गया। अब इसमें 2 पार्ट बनते हैं भाई। 1 से लेकर 6 तक जो है इसको हम दूसरी तरीके से बनाना चाह रहे हैं, लेकिन लंबा बनेगा। जैसे जितने अनुच्छेद हैं, या तो ऐसा करिए कि हम अनुच्छेद बता दे रहे हैं, इस पे रोक भी लगेगी कि आप स्वतंत्र कहां तक हैं, इसके आगे आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो जैसे 19 1 का खा गा घा अंगा चा चलेगा, लेकिन 19 2 जो होगा 19 1 का पे प्रतिबंध लगाएगा, भाई आप यहां स्वतंत्र नहीं हो। 19 3 जो है 19 1 खा पे रोक लगाएगा कि आप इसके आगे स्वतंत्र नहीं हो। 19 1 गा जो है उस पे 19 4 रोक लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, आप इसके बाद स्वतंत्र नहीं हो। 19 तो जितने इधर क्रम से हैं उतने 19 2 3 4 5 6 बनते जाएंगे, वो सब क्रम से सबकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते चलेंगे। ठीक, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कहा गया है कि इसी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है। और कब शामिल की गई? इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। जो हम लोगों को मूल अधिकार मिला है, हम लोगों को लगता है बड़ा आसानी से मिला। कितने मुकदमे हुए हैं देख रहे हो? एक भी अनुच्छेद पार ऐसे नहीं जा रहा है जिसमें मुकदमे ना होंगे। मूल अधिकार बड़ी कठिनता से मिला हुआ है। चलिए क्रम से चलते हैं। तो आते हैं 19 1 का, ये अनुच्छेद 19 है। 19 का उप अनुच्छेद 1 है, उसका पार्ट का है। इसमें है भाषण, समझते हैं? इसी को कहते हैं वाक और अभिव्यक्ति कहते हैं की स्वतंत्रता। ठीक, एक खा, एक खा शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन में, सम्मेलन। एक गा, अब इसको आसानी से याद करवा देते हैं, कैसे याद होगा? ठीक है, संगम या सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता। सब में स्वतंत्रता लगा रहेगा। हो गया इतना। एक गा के बाद घा, भारत में अबाध रूप से संचरण, मतलब घूमने की स्वतंत्रता। हो गया, एक घा हो गया। एक अंगा है, एक अंगा भारत के किसी भी भाग में
बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक, एक अंग के बाद एक, चार, संपत्ति का अधिकार, और एक, छा, व्यापार करने का की स्वतंत्रता है इसमें। तो कोई वृत्ति, आजीविका या व्यापार की स्वतंत्रता। ये 6 हो गए। अब गिनिए क्रम से, बड़ा आसानी से याद करवाते हैं आपको। पहले में क्या है, बोलिए, भाषण दीजिए। हैं, जब आप भाषण देंगे तो किसको भाषण देंगे? जहां भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ होनी चाहिए ना। देखिए, आप भाषण दिए तो भीड़ इकट्ठी हुई, तो भीड़ गोला बंदूक लेके इकट्ठा होगी? नहीं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होगी। भीड़ इकट्ठा होगी ना, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन, भीड़ हो गई। अब जब सम्मेलन हो गया तो आप लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, संघ बन गया। और जब ग्रुप बना लिया तो क्या, चले घूम के आते हैं। संघ बन गया है ना, फिर क्या हुआ, चलो घूमने, संघ चलना, पूरे भारत में टहल के आते हैं, सबको देख के आते हैं। जब घूमने गए तो कहीं अच्छा लगा, चलो टिक जाते हैं, रुक गए। उसके बाद क्या हुआ, वहां रुक गए तो भाई व्यापार तो करना ही पड़ेगा, और ये संपत्ति वाला मामला हट ही गया है। कब हटा? पीछे पढ़ाए हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। कहा गया? हटाकर 300 का में स्थापित, ठीक है, जोड़ा गया। ये पूरे अनुच्छेद हुए। अब मोटा मोटा बता, जैसे 19(1) था ना, ये देखिए 19(1) का खगा अंगा चा चला ना। अब 19(1) 19(2) यहां आ जाइए। 19(1) का सामने अनुच्छेद 19(2), भारी समझ लगी? अनुच्छेद 19(2), इसमें कहा गया है 19(1) का पे निर्बंध लगाया गया है, कब ये नहीं लागू होगा। ठीक, तो कहा गया कि अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता है को खतरा है तो आप नहीं बोल सकते। जैसे युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो आप वहां भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते या पाकिस्तान का बखान नहीं कर सकते हो, ये रोक लगा है। न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, तब भी न्यायालय की अवमानना, न्यायालय पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो। मानहानि, अगर आप किसी बड़े व्यक्ति पे कोई टिप्पणी कर रहे हो तो आप मानहानि के शिकार हो जाएंगे। लोक व्यवस्था, किसी को भड़का नहीं सकते हो भाषण देके, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो। अगर किसी देश से भारत का मैत्री संबंध स्थापित हो रहा है तो उसको बीच में बोल के, आपकी बातों से उसके संबंध में कोई दरार आ रही है तो नहीं बोल सकते हो। ठीक है। शिष्टाचार एवं सदाचार, कोई विदेशी राजनयिक हमारे यहाँ आता है, कोई विदेशी मुखिया हमारे यहाँ आता है, तो उसके साथ शिष्टाचार में कोई आप उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और अपराध उत्दीपन, ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे अपराध करने को लोग उत्तेजित हो जाएं। इन सब पे अनुच्छेद 19(2) के तहत पहले पे रोक लगी है। ठीक, इसमें देखिएगा तो अनुच्छेद 19(3) आएगा। अभी तो सबको पता नहीं कि 19(1), 2, 3 होता है, केवल यही इतना जानते हैं, समझ में? तो 19(2) के तहत एक का पे रोक लगी है, 19(3) के तहत एक खा पे रोक लगी है। इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर खतरा है तो आप सम्मेलन नहीं कर सकते हो। धारा देखिए, युद्ध हो रहा था, पूरे धारा 44 इकट्ठा नहीं, आराम से अपने घर में रहिए, सायरन बजे ना, तो धारा 144 लगी है तो आप इकट्ठा नहीं रह सकते, ये रोक लगा दिया गया है अगर भारत का कहीं से। और लोक व्यवस्था, तो चुनाव सीजन में देखिए धारा 44 लगा, आप इकट्ठा नहीं, व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इस आधार, दो आधार पे 19(3) के तहत 19(1) खा पे प्रतिबंध लगाया गया है। 19(4) के तहत 19(1) गा पे प्रतिबंध लगा है। 19(4) के तहत 19(1) गा पे प्रतिबंध लगा है। इसमें कहा गया है सदाचार, सदाचार लोक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता अखंडता अगर प्रभावित हो रही है तो आपको संघ नहीं बनाने दिया जाएगा। जैसे आप जब पढ़ेंगे तो 2 व्यक्ति संघ नहीं, एक पुलिस
पुलिस संघ नहीं बना सकती, नहीं देश नहीं चलेगा। और एक वेश्या, इनको संघ बनाने पर रोका गया है। लिख लीजिएगा नीचे कहीं कि पुलिस और सेना और वेश्या संघ नहीं बना सकते। अगर ये संघ बना लेंगे तो क्या होगा? अगर सेना संघ बना लेगी तो देश चल ही नहीं सकता। ठीक, तो ये संघ नहीं बना सकते। ठीक, ये कौन था? 19/4 था। 19/5 पे आते हैं। ये 19/5 के तहत इस पे ये सब प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके तहत इनको रोका गया है। और क्या क्या किन किन आधार पे रोका गया, मैं आधार बता रहा हूं आपको। अगर और जरूरत होगी तो बताइएगा, फिर इसको हम फिर से बैक होके दिखा देंगे। 19/5 जो है, इसके तहत ये किया गया है कि एक घा एक अंगा पे रोक लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि साधारण जनता का अगर हित प्रभावित हो रहा है तो आपको वहां बसने नहीं दिया जाएगा, या SC/ST का हित प्रभावित हो रहा है तो आपको वहां बसने से रोक लगा दी जाती है। तो आप देखिए, तो ब्रिटिश शासन में बहुत सारे भागल ओगलपुर में विद्रोह हुआ था SC/ST। तो जो SC/ST क्षेत्र है वहां पे सामान्य लोगों को जमीन खरीदने बेचने की अनुमति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले देखिए तो जम्मू कश्मीर में हम लोग जमीन खरीद बेच नहीं सकते थे ना, अब हुआ। और संपत्ति का अधिकार हट ही गया है, हा? अब आ जाते हैं 19/6। तो 19 इधर एक से लेकर 6 तक है, और इधर 19 1 2 3 4 5 6 तक है। तो निर्बंधन लगाया गया है। इसमें क्या आधार है? तो जनता का हित नहीं प्रभावित होना चाहिए, मतलब आप रोड पे कुछ नशीले पदार्थ नहीं बेच सकते हैं, जनता का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी कृत्य उसके लिए आपको कुछ योग्यता होनी चाहिए, लाइसेंस, कुछ चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए, आपको लेना होगा। नागरिकों को अगर सरकार चाहती है कि मैं केवल व्यापार मैं अकेले करूंगी, तो नागरिकों को उस पर रोक लगा सकती है, पूर्णतः या अंशतः। नहीं समझ में आया? जैसे शराब ले लीजिए, तो शराब को खरीदने और बेचने का काम केवल सरकार करेगी, व्यक्तियों को छूट नहीं, ये काम कोई नहीं कर सकता। आप लोग न्यूज में देखते होते, यहाँ पे अवैध कच्ची शराब पकड़ी गई, क्यों? सरकार का रोक है, उसको केवल सरकार बनाएगी, बेचेगी, सामान्य लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये 19/6 के तहत किया गया है। ठीक, कभी शुरू है यहाँ पे 19/6 अनुच्छेद 20 पे हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है? इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें सिंपल संरक्षण है भैया, संरक्षण। 20 के 3 पार्ट हैं। इसको क्यों लाया गया है? ये क्यों आया है? तो राज्य व्यक्ति को मनमाने ढंग से दंडित ना करे, इसीलिए लाया गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 20 के 3 पार्ट हैं, 20(1), 20(2), 20(3). तो 20(1) कहता है कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। कैसे? भूतलक्षी प्रभाव से। इसमें कहा गया है भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। यहाँ दांडिक मतलब वही भूतलक्षी दांडिक विधियों से इसका मतलब ये हुआ, भूतलक्षी दांडिक विधियों का मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई अपराध आज आपने आज के 10 साल पहले किया था, उस समय सजा थी 2 साल की, उस अपराध के लिए सजा कितनी थी? आज नया कानून बनाया गया, उसी अपराध के लिए आज की डेट में 10 साल की सजा है।
तो ये जो आज कानून बना ये उस वाले पे नहीं लगेगा कि 10 साल सजा हो, उस वाले के तहत 2 साल ही सजा होगी। ये इसका मतलब ही होता है कि जैसे आज भूत मतलब पुराना, तो जो कानून बना वो आज से लागू होगा, पुराने पे लागू नहीं होगा। तो भूत लक्षी प्रभाव से संरक्षण दिया गया है, रोका गया है कि कोई भी कानून पुराने समय से लागू नहीं होगा। ठीक, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? अतीत काल से लागू नहीं, मतलब समझ में आ रहा है इसका? कोई कानून आज बना है तो पुराने समय से 1 महीने पहले वाले अपराध के लिए अभी का कानून मान्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। जैसे आप जा रहे हैं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जब तक कानून कोई चल रहा है ना उसका उल्लंघन आप नहीं करेंगे तब तक आपको कानून या सरकार कोई नुकसान नहीं करेगी। आप आ जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, बिंदास ही, अब किसी से झगड़ा कर रहे हो, अब वहां कानून लागू हो जाता है। ठीक, ये इससे रोक लगाता है कि जब तक आपने किसी नियम कानून का उल्लंघन ना किया हो तब तक राज्य आपको दंडित नहीं करेगा। मामला समझ में आया? अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? कोई कानून पीछे से नहीं लागू होगा, पिछले समय से। दूसरा, आपने जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया तब तक आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। दंड और सजा में अंतर होता है। दंड दोनों हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कई हो। सजा शारीरिक। 20(2) कहता है भैया, 20(1) समझ में आ गया? भूत लक्षी प्रभाव से नहीं लागू। 20(2) कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण होगा। दोहरे दंड से इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ही अपराध को कई बार किए हैं तो उसके लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी, एक ही दंड की सजा मिलेगी। ठीक, समझ में आया? किसी व्यक्ति ने अपराध एक बार किया है तो उसको 2 बार दंड नहीं मिलेगा, एक ही बार दंड मिलेगा। समझ में आया? जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया, ये नहीं कि एक बार सजा भोग चुका फिर सजा हो जाए, नहीं, केवल एक ही बार सजा होगी, उसको काटना होगा। ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, ये कब लागू है? तो न्यायिक दंड के लिए अगर विभाग किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो वो 1 से अधिक बार दंड दे सकता है, उसको नहीं रोका गया है। लेकिन न्यायिक मतलब कोर्ट जो है आपको 1 से अधिक बार दंड नहीं देगी। समझ में आ रहा मामला? है? न्याय तो कोर्ट तो हर मामले देखती है, तो वो 1 बार से अधिक सजा नहीं देगी, लेकिन जो विभाग होता है आपका वो दंड दे सकता है, उसको नहीं रोका गया है। भाई आपने उसकी शर्तों पर नौकरी की है ना, तो आप उसको वो 1 से अधिक बार दंड दे सकता है, लेकिन न्यायालय जो है वो 1 ही बार देगा। ठीक, दोबारा अपराध करोगे फिर 1 ही बार तो कर रहे हो, दोबारा तो फिर उसके बाद 1 ही बार सजा मिलेगी। हाँ, मतलब 1 बार अपराध किए 2 बार सजा नहीं होगी, दोबारा अपराध करोगे दोबारा फिर उसकी सजा होगी। हाँ, समझ में आया? तो इसमें क्या है, एक अपराध के लिए किसी को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कहां से लाया गया है? ये अमेरिका से आया है। हाँ, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह विभागीय एवं प्रशासनिक पर लागू नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 3 देख लीजिए, अगले दिन फिर बताते हैं। 20(3) पे आ जाते हैं। पहला क्या था? भूत लक्षी प्रभाव से कोई कानून नहीं लगेगा। दूसरा क्या था? दोहरे दंड से संरक्षण था। तीसरा क्या है? खुद के विरुद्ध साक्षी नहीं बना सकते हो। समझे क्या कहा गया है? अपने ही विरुद्ध गवाही देने से
संरक्षण, इसका मतलब समझ रहे हो। जैसे पहले क्या होता था कि प्रशासन जो होता था डरा धमका के नोट कर लेता था, आप स्वीकार कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, कोर्ट इसको नहीं मानता। तो अगर प्रशासन आपको कह रहा है कि आपने ये किया है, मार पीट रहा है, हाँ किए, यहाँ कर लीजिए, कोर्ट में जाइए कह दीजिए हमको दबाव में कराया गया, तो वो काम नहीं माना जाएगा। इसी का संरक्षण है अनुच्छेद 20(3) के तहत। समझ रहे हैं कि आपको जबरदस्ती कोई अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर आपको वहां डर है तो आप हाँ कर लीजिए, कोर्ट के सामने कह दीजिए हमने दबाव में किया, हमको मारा पीटा जा रहा था, तुमने कर दिया, तो इससे आपको संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 20। ठीक है, तो साक्षी होने के लिए बाध्य, गवाही देने के लिए बाध्य या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गया 20(3). हाँ हाँ